welcome you all in first in class live session. Yes sir, thank you so And much. हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोग है ना इस चैप्टर का 50% हम लोग कवर कर चुके थे। हमने इसमें है ना टेलर के प्रिंसिपल कवर कर लिए थे और फ्यूल के भी कुछ प्रिंसिपल कवर कर लिए थे, बट मैं फ्यूल के प्रिंसिपल शुरू से स्टार्ट करूंगा और जब फ्यूल के कवर हो जाएंगे एंड वी हैव टाइम तो हम लोग टेलर के भी मैं एक बार रिकॉल करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो प्रिंसिपल कवर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं हेनरी फ्यूल के। हेनरी फ्यूल, ठीक है, और जो हेनरी फ्यूल्स ने प्रिंसिपल दिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है हेनरी फ्यूल के, दे आर 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, टोटल इनके 14 प्रिंसिपल ऑफ 14 मैनेजमेंट है। इसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आ जाता है वो होता है हमारा डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसी सिचुएशन समझो कि आपको प्रोडक्शन का काम देखना है, आपको हाँ सर। परचेज का काम देखना है, आपको सेल्स का काम देखना है, आपको मार्केटिंग का काम देखना है, आपको फाइनेंस का काम देखना है, आपको एचआर का काम देखना है। अब ये 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे काम अगर मैं एक ही इंसान को दे दूं, मान लेते फॉर एग्जांपल निखिल को ये सारे काम दे दिए, तो क्या निखिल ये सारे काम कर पाना आपके लिए पॉसिबल है? नहीं सर। मे बी यू मे बी एक्सपर्ट ऑफ दीज, मे बी, हाँ मे बट बी, हाँ आपके पास बट अगर आप ओवरबर्डन हो जाएंगे और ओवरबर्डन होने की वजह से ये काम आप नहीं ठीक कर से नहीं हो पाएंगे। पाएगा सर। हाँ ठीक है, ओवरबर्डन होने की वजह से आप ये काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पहला डिवीजन ऑफ वर्क। अब जब हम काम को डिवाइड कर देते हैं तो उससे फायदा क्या होता है? उससे पहला फायदा तो ये होता है कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। दूसरा, क्योंकि वो एम्प्लॉय अपने काम के लेके स्पेशलाइज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एचआर के लिए काम करेंगे, अपॉइंट करेंगे किसी को, तो आप उसको अपॉइंट करेंगे जिसे एचआर वर्क का एक्सपीरियंस होगा या नॉलेज हाँ जी होगी। सर। आप अकाउंट्स मैनेज के लिए करने के लिए करेंगे तो फाइनेंस का अकाउंट। जिसको नॉलेज होगा उसको अपॉइंट करेंगे। तो वो पर्सन उस स्पेसिफिक काम को लेके स्पेशलाइज होगा, और जब वो पर्सन स्पेसिफिक काम को लेके स्पेशलाइज होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होगी। तो पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये कहता है कि लोगों की काबिलियत के हिसाब से काम को डिवाइड करो। ठीक। ठीक है, ये है डिवीजन ऑफ वर्क। चीनू, समझ में आया? निखिल? यस सर। ठीक है, ठीक है। पिंकी, आपको समझ में आया? नाउ नेक्स्ट है आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? आपने किसी पर्सन को, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने कंपनी में किसी पर्सन को अकाउंट मैनेजर बनाया। ठीक है, अकाउंट मैनेजर बनाया, तो अब जो कैश उसके पास अवेलेबल होगा, कैश किसके पास होगा? थोड़ा बहुत तो कैश आप उसको दोगे, अकाउंटेंट को दोगे। हाँ अब उस सर। कैश को यूज करने की अथॉरिटी किसकी होगी? उसी की होगी। उसी की होगी, मैनेजर लेकिन की। हाँ अगर वो कैश कहीं गलत तरीके से यूटिलाइज हो जाए या कहीं शॉर्टेज हो जाए तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हम। अकाउंट मैनेजर ही तो होगा अच्छा, उसके लिए हाँ रिस्पॉन्सिबल। अकाउंट मैनेजर होगा दैट सर। मीन्स आप क्या करोगे? अगर आप किसी भी पर्सन को अथॉरिटी दोगे, सिर्फ अथॉरिटी दोगे, अगर हम सिर्फ अथॉरिटी देते हैं, ओनली अथॉरिटी, तो अथॉरिटी का क्या होगा? अथॉरिटी का एक मिसयूज हो सकता है। लेकिन अथॉरिटी के साथ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐड कर दोगे, तो अब क्या करोगे? आप उस चीज को सही तरीके से यूटिलाइज करोगे। जो भी आपके पास पावर होगी उस पावर का आप मिसयूज नहीं नहीं कर। करोगे, नॉट मिसयूज। समझ में आया? तो इसलिए हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ देते हैं। जब किसी भी पर्सन को हम अथॉरिटी देंगे तो उससे होने वाले नुकसान के लिए भी रिस्पॉन्सिबल वही पर्सन ठहराया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? अगर हम सिर्फ अथॉरिटी देंगे तो वो पर्सन क्या करेगा? अपने पावर की मिसयूज मिसयूज करेगा सर। करेगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं। एक तरफ पुलिसमैन है, ठीक है, और एक तरफ टेररिस्ट। टेररिस्ट है। दोनों के हाथ में क्या है? गन। गन है। मींस ये गन क्या है दोनों के पास?
अथॉरिटी, अथॉरिटी, इसके पास क्या नहीं होती? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या करता है, किसी की जान की जिम्मेदारी लेगा? नहीं लेगा सर। एक तरफ से निपटाता जाता है लोगों को। हाँ, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास क्या होता है? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लस हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो। रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या हाँ करेगा, ठीक। वो ये इसको इसको पकड़ेगा, लेकिन वो इस चीज का भी ध्यान देगा कि किसी भी सिविलियन की जान को नुकसान ना ना हो। पहुंचे। ठीक। राइट। अगर उसके उसके पास भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो वो क्या करेगा? वो भी इसकी तरह बिहेव करेगा। हाँ है ना? तो अथॉरिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, वो क्या होता है, वो पावर का मिसयूज नहीं होने देता, जैसा कि ये कर रहा है मिसयूज। ठीक है। ठीक है, सेम यही चीज बिजनेस में भी हो जाती है कि आपने अपने कंपनी में किसी को अथॉरिटी दे दी। फॉर एग्जांपल, आप किसी को बोल दो कि भाई ये वाली ब्रांच, आपने एक पर्सन को अपॉइंट करा, उसको बोला ये मेरी 3 ब्रांच हैं, ये वाली ब्रांच के आप ऑनर हो गए एक तरीके से, और आप इसको अपने तरीके से हेड चलाइए, ऑपरेट करिए। अब वो पर्सन अपने तरीके से चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है, और उसको सिर्फ आपने अथॉरिटी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो क्या होगा? पता चले वो स्टॉक गायब करना चालू कर दे। हाँ सर। है ना? वो अपने जान पहचान वाले लोगों को फ्री में डिस्काउंट देना चालू कर देगा। हाँ सर, है वही। ना? तो आप क्या करोगे, आप उसे दे दोगे कि भाई मेरे को इससे जो भी टर्नओवर है उस पर मेरे को इतना इतना टर्नओवर दे दोगे कि इतना टर्नओवर अचीव करना है, उस टर्नओवर पे मेरे को इतना परसेंट प्रॉफिट चाहिए। ये सारी चीजें आप उसको दोगे। अब आपने अथॉरिटी भी दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, उस काम को निपटाने की जिम्मेदारी भी उसी की है, तो टास्क टाइम पे कंप्लीट होगा और अच्छे तरीके से हो पाएगा। यस सर। समझ में आ गया सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? हाँ जी। चीनू, निखिल, पिंकी। हाँ सर। यस सर। नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे डिसिप्लिन। अच्छा, एक कंपनी में डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? सर मतलब चीजें कि ऑर्डर से हो अपने रही से है मतलब। सुपीरियर को कोई मतलब वो ना उल्टा सीधा ना बोले, मतलब किस चीज का? सुपीरियर को? मतलब सब कभी क्या नाम है, सबऑर्डिनेट सुपीरियर को उल्टा सीधा ना बोले, मतलब तमीज में रहे उससे। चलो, एक कुछ चीजें हम डिस्कस करते हैं जो कि जरूरी होती है। हम्म। जैसे ऑफिस आने का टाइम इन एंड हाँ। टाइम आउट, आउट। और इस ड्यूरेशन में ब्रेक्स, अगर किसी भी कंपनी में पहले से डिफाइंड है, तो आपको सिर्फ ब्रेक के टाइम पे वहां पे स्टाफ नहीं मिलेगा। अदरवाइज नॉन ब्रेक टाइम पे, यानी कि जो वर्किंग आवर्स हैं, वहां पे वो स्टाफ काम ही करेगा। है ना? हाँ जैसे सर। आपने देखा होगा कि पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोग टाइम पे नहीं जाया करते थे, लेकिन अब कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या हुआ, बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया, यानी कि जब हाँ फिंगर वो। टच होगी तभी अटेंडेंस काउंट होगी। तो वो हाँ लोग क्या करते हैं, वो ऑन टाइम पहुंचने लग गए। है ना? तो ये क्या है, ये डिसिप्लिन क्रिएट करता है। हाँ। डिसिप्लिन का मतलब है कि आपको अपने स्टाफ को दो तरीके से डिसिप्लिन पे लेके आना होता है। एक होता है अवार्ड रिवॉर्ड देके, और दूसरा होता है सैलरी डिडक्ट करके, पेनल्टीज लगा के, हाफ डे की सैलरी डिडक्ट करके। तो वो स्टाफ क्या करता है, रेगुलरली ऑन टाइम आना स्टार्ट कर कर देता दे। है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक जनरल वे में बता रहा हूं, रियल केस स्टडी टाइप है। जब मेरी वाइफ एक स्कूल में प्रिंसिपल बनी, तो वहां पे जब वो गई तो वहां पे उसने देखा कि स्कूल का टाइम तो 8 बजे का है। ठीक है, लेकिन स्टाफ आ रहा है 8:15 पे, 8:20 पे, 8:35 पे, ये टाइम पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि स्कूल में कोई रूल ही नहीं था। अब स्कूल में एक रूल बन गया, ठीक है 8 बजे का स्कूल का टाइम है, 8:10 हमने दिए आपको एक्स्ट्रा। लेकिन 8 बज के जैसे ही 11वां मिनट हुआ, एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, तो आपकी हाफ डे की सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। समझ में आया? अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ा? सारे के सारे डिसिप्लिन टीचर बनाने। 8 से लेके 8:10 के बीच में इन हो जाते हैं। तो ये हाँ सर। डिसिप्लिन क्रिएट हुआ। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरीके का डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टाफ है वो आपका टाइम पे आएगा, सही तरीके से हाँ काम सर। करेगा, और हम्म। अगर उनकी गलतियों पे उन पे पेनल्टीज लगाई जाएंगी तो वो उन चीजों को करेक्टिव वे में एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है? तो हाँ ये हो सर। गया आपका डिसिप्लिन। नेक्स्ट है आपका, डिसिप्लिन के बाद आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड। इसके लिए मैं एक पिक्चर बना रहा हूं, ध्यान से समझना। 1, 2 और 3।
और यहाँ पे 2 लोग हैं, 1 2, और फिर यहाँ पे 1 2 और 3। अब ये समझना, यहाँ पे ये है 1 बॉस, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये 2 बॉस हैं, 2 बॉस हैं, हाँ सर। ठीक है। जो ये 1 बॉस है ना, ये तीनों को गाइड कर रहा है। दैट मीन्स इन तीनों एम्प्लॉइज को जो ऑर्डर फॉलो करना है वो किसका करना है, इसका एक फॉलो बॉस। करना है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 2 और 3, इन तीनों को ये भी गाइड कर रहा है, 1 ये 2 भी 3 गाइड। ये भी गाइड कर रहा है। कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होगी, इस वाली सिचुएशन में कि इस वाली सिचुएशन में? देखो दो सर इस boss। वाले दो बॉस वाले में। 2 बॉस वाले में ना। दैट मीन्स ये क्या कहता है, ये होता है आपका वन हेड वन प्लान होना चाहिए। हाँ, वन वन बॉस। हाँ हेड सर, वन हैंड वन वन प्लान होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, वन वन हेड हैंड वन वन प्लान प्लान। होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया? यस सर। दैट मीन्स देयर शुड बी वन सुपीरियर फॉर अमंगस्ट सबऑर्डिनेट। ऑल। सर आप अमंग ऑल मतलब सीधी सी बात है कि ऐसा ना हो कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, पहले एक बंदा आया, एक पर्सन आया, उसने बोला कि आपको ये काम करना है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद दूसरा आया, वो बोल रहा है आपको ये काम करना है। अब आप वहीं बैठे रहोगे? पहले तुम दोनों लोग डिसाइड कर लो कि मैं किसके अंडर में काम करूं और किसकी बात माननी है, हाँ राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है। और जब यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होता ना, तो एम्प्लॉयज कहेंगे भैया यहाँ तो 4 मालिक हैं, किसकी सुने और किसकी करें, वही सर। राइट? तो यहाँ पे वन हेड वन प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, वन हेड वन प्लान होने का फायदा क्या रहता है? वन हेड वन प्लान होने का फायदा ये होता है कि कंफ्यूजन नहीं होगी कोई भी, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होगा, रिपीटेटिव वर्क नहीं होगा। भाई पता चले, मान लो ये निखिल है और ये चीनू है, दोनों बॉस हैं। अब सेम काम तीनों एम्प्लॉय को इसने भी दे दिया, और सेम काम तीनों एम्प्लॉय को उस चीनू ने भी दे दिया, दोनों लोगों ने दे दिया सेम काम तीनों एम्प्लॉयज को। अब काम करने का तरीका अलग अलग था। हाँ निखिल अपने एम्प्लॉयज को डांट रहा है कि तुम लोगों को मैंने बोला था ऐसे नहीं ऐसे कर लेना, ठीक है। और चीनू कह रहा है नहीं, मेरे तरीके से क्यों नहीं करा। अगली बार तुम लोग कोई भी काम दोगे, वो लोग करेंगे ही नहीं, वो बैठे रहेंगे, कहेंगे पहले आपस में तुम दोनों टॉस कर पहले लो, आप आपस में सॉर्ट कर लो। हाँ सर। आपस में शॉर्ट कर लो, अदरवाइज वो काम को फिर हम लोगों को दोनों के तरीके से करना पड़ेगा, हम्म। तो वो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ जी सर। ठीक है। ये समझ में आ गया? यस। तो ये था आपका यूनिटी ऑफ कमांड। डन। नेक्स्ट है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन। अब ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? भाई देखो, अब हर एक चीज के लिए एक गोल होता है, ठीक है। यानी कि ये हमारा टारगेट है, जो टारगेट हमने डिसाइड किया है, टीम में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में चलें। एक ही डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि अगर एक पर्सन जीने सीढ़ियों से उतर रहा है कंपनी में तो सारे सीढ़ियों से उतरेंगे, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है गोल एक ही होना चाहिए सर, गोल गोल एक ओरिएंटेड। होना चाहिए, और उस गोल को अचीव करने की डायरेक्शन या तरीका एक ही होना चाहिए। एक ही वो होना टीम चाहिए। में पहले से डिसाइडेड होना चाहिए, ठीक है सर। ठीक है। देखो, ग्रुप होते हैं, ग्रुप होते हैं कि नहीं होते, टीम बनी होती है किसी भी हाँ कंपनी में, टीम बनी होती है। मतलब बहुत बड़े लेवल पे जब काम हो रहा होता है तो एक टीम होती है, उसके ऊपर टीम लीडर होता है, फिर उसके बाद टीम लीडर के ऊपर थोड़ा सीनियर लेवल का असिस्टेंट मैनेजर हो जाएगा, उसके ऊपर मैनेजर हो जाएगा, राइट? तो जो टीम हाँ है, सर। वो सारी टीम का गोल क्या होगा? सारी टीम का गोल तो वही होगा ना, जिस प्रोसेस जिस प्रोजेक्ट पे हम टारगेट करके चल रहे हैं, वो प्रोसेस वो प्रोजेक्ट हमारा इजीली आसान हो जाए, आसानी से हाँ सर। कोऑर्डिनेट हो। तो यहां पे क्या है कि हमारा जो यूनिटी ऑफ एक्शन है, यूनिटी ऑफ एक्शन होना एक्शन। चाहिए, यानी कि काम सबका एक जैसा दिखना चाहिए, और काम करने में जो हम लोगों को कोऑर्डिनेट करना है एक दूसरे को, वो एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की तरफ चल देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया? यस सर। नाउ चिनू, ये वाला पॉइंट समझ में आया? हाँ सर। पिंकी आपको? नाउ नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, 6 पॉइंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड जनरल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एंड जनरल इंटरेस्ट। टू जर्नल इंटरेस्ट। यानी कि आपने क्या करना है, इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का मतलब समझते हो? इंडिविजुअल्स का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल
अब हम 3 लोग हैं, 4 लोग हैं यहाँ पे अभी क्लास में, तो हम ये समझ सर। लेते हैं कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। अच्छा, अब अगर हम 4 लोग जॉब कर रहे हैं, सेम प्रोफाइल पे सेम पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम 4 लोग मिलके कंपनी में अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, लेट सपोज फॉर एग्जांपल। अब जब हम काम कर रहे हैं तो जॉब करने के पीछे हमारे ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है फैमिली को सपोर्ट करना, ठीक है। निखिल का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उसको अपने लिए एक कार खरीदनी है। चीनू का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उसको अपनी हायर एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना है। अब तीनों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन हम तीनों को कंपनी ने क्यों अचीव रखा अपने पास? क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट रखना है, उनके टास्क उनके काम टाइम पे हो सके। और हाँ क्योंकि सर। हम अकाउंट डिपार्टमेंट में, तो उनकी 2 चीजें, कहां कहां उनको पेमेंट करनी है और कहां कहां से पेमेंट्स रिकवर करनी है, उसकी हम हाँ। प्रॉपर डिटेल मेंटेन करें। यही तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। तो हाँ जी कंपनी सर। ने क्या करा, कंपनी ने सबऑर्डिनेशन, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ये क्या था, ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, इसको किस में कन्वर्ट करा, जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट में। यानी कि यहां पे क्या करा जाएगा, यहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फोकस में रखना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज के इंडिविजुअल गोल खत्म हो जाए। हाँ, अपना भी होना चाहिए और उनके लिए भी। भाई सीधी सी बात है ना, वो एक बेसिक सी चीज है। एक कभी भी डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय कभी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं कर सकता। हाँ सर। समझ में आया? और एम्प्लॉय मोटिवेटेड कब होते हैं, जब उनके इंडिविजुअल गोल्स पूरे होने स्टार्ट होते हैं। यस। राइट, अगर किसी को हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, अब उसको साल भर में 5 लाख रुपए चाहिए। अब 5 लाख रुपए अगर वो नहीं अचीव कर पा रहा है 60 1.5 2 साल में, तो वो कंपनी छोड़ेगा, कहेगा यार यहाँ तो मेरे पढ़ाई के पैसे ही इकट्ठे नहीं हो पा रहे। सही है Right? सर। है ना? तो द पॉइंट इज कि कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट समझने पड़ेंगे, ठीक है। और उस इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कैसे अचीव कराया जा सकता है? अच्छा, आप लोग काम कर रहे हो कंपनी में, ये टारगेट्स अचीव करो, आप ये फंड्स की रिकवरी करना चालू कर दो, मुझे डेटर्स क्रेडिटर्स की डिटेल दो, और उन डेटर्स क्रेडिटर्स की क्लियरेंस थोड़ी अच्छी रखो, ठीक है। तो उससे यस। क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल आसानी से अचीव होंगे। ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे तो हमारे गोल भी इजीली अचीव हो जाएंगे। राइट, तो ये हो गया हमारा 6th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो इसमें? नो सर। आ गया। तीनों आ गया सर, आ गया। आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7th पॉइंट है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज। ठीक है, चलो इसको भी समझते हैं। हमारी हिंदी में बहुत अच्छी कहावत है, ठीक है। कहावत यह है कि भूखे पेट भजन नहीं होते। मतलब आप किसी से बोलो कि यार नहीं 24 घंटे का भजन करना है हम लोगों ने, और उसको खाना वाना कुछ मत खिलाओ, फिर नहीं होगा उम्मीद सर। कर सकते हो आपके साथ बैठ के अच्छे भजन कीर्तन कर ले? नहीं सर। नहीं कर पाएगा। सिमिलरली आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप उनसे उम्मीद करो कि उनको आप सैलरी नहीं पे कर रहे हो, या सैलरी में डिले कर रहे हो, या उनको लेट रीपेमेंट कर रहे हो, और उनसे उम्मीद कर रहे हो कि वो चीज वो आपका टाइमली एग्जीक्यूट कर दें, जो आपने टास्क दिए, जो गोल दिए, वो टाइमली एग्जीक्यूट कर दें। पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बेसिक मोटिवेशन क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एम्प्लॉय के लिए मेन मोटिवेशन क्या होता है? मनी। पैसा। और वो पैसा भी किस सेंस में, ये भी समझना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो निखिल का एक्सपीरियंस 1 ईयर का है, क्वालिफिकेशन बीकॉम है, ठीक है, और काम कंपनी में 6 मंथ से ही कर रहा है, और ये अकाउंट्स मैनेज करने का ही काम कर रहा है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको 25,000 सैलरी मिल रही है। अब अब मान लेते हैं सेम सिचुएशन हम ले लेते हैं चीनू के साथ। 1 ईयर एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन सेम है, काम सब कुछ सेम है, लेकिन चीनू को मैं दे रहा हूं 8,000 रुपीज, या मान लेते हैं मैं दे रहा हूं 15,000 रुपीज। क्या ये सही है? क्यों?
सर क्योंकि सब कुछ सेम है, उसका एक्सपीरियंस भी सेम है और यस, यानी कि अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, हो सकता है मेरे अकॉर्डिंगली निखिल मेरा फेवरेट था या हाँ मेरा मेरा कजन था, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी रहनी चाहिए। हाँ, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। गॉट हम्म, माई पॉइंट? कि यहाँ पे रेन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉय में दो चीजें हैं, एक तो टाइम पे सैलरी मिलनी चाहिए, दूसरी चीज यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल और आएगा, इक्विटी, वहां पे भी हम ये चीज डिस्कस करेंगे। तो दूसरी चीज ये है कि एम्प्लॉय को उनकी काबिलियत के हिसाब से जितना जितना वर्कलोड आपने दे रखा है, उस वर्कलोड के बेसिस पे आप ऑर्गेनाइजेशन में उनको पे करिए। द पॉइंट इज, आप एम्प्लॉय को ज्वाइन कराने से पहले ही उनको क्या पे करेंगे वो पहले क्लियर करा लीजिए। पेइंग ये कैपेसिटी आपका क्या है वो भी पहले से क्लियर करा लीजिए। तो क्या हम्म, होता है कि एम्प्लॉय अपने काम करने से मुकर नहीं सकता। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस सर। नाउ नेक्स्ट है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। अब ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है समझना। इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो मेरी एक फर्नीचर का काम है, मतलब मेरा फर्नीचर का काम है, और मेरी जो फर्नीचर वाली ऑफिसेज हैं, मतलब जो आपके रिटेल सेंटर्स होते हैं या कस्टमर को डील करने वाले जो मेन ऑफिसेज होते हैं, जहां पे सैंपल वगैरह सब रखे होंगे, फर्नीचर रखे होंगे, शॉप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज हेड, मैं यहाँ पे बैठा हूँ हेड ऑफिस में। यहाँ पे एक ब्रांच निखिल संभाल रहा है, ठीक है, एक ब्रांच चीनू संभाल रहा है, और एक ब्रांच मान लेते हैं पिंकी संभाल रही है। ठीक है, ये तीन ब्रांच हो गई। ठीक है, अब ये तीनों ब्रांच में क्या है कि मैंने ये बोला है कि कस्टमर को कोई भी डिस्काउंट देना है, मैंने एमआरपी की लिस्ट दे दी तुम लोगों को, सामान की, जैसे टेबल चेयर इन सब की मैंने सामान की लिस्ट दे दी। अब ये बोल दिया मैंने कि कस्टमर को अगर एक भी रुपए का डिस्काउंट देना है तो उसमें मेरा अप्रूवल होना चाहिए। ठीक ठीक है है, सर। ये मैंने बोल दिया। दैट मीन्स कस्टमर को डिस्काउंट देने की अथॉरिटी किसके पास है? आपके पास। मेरे पास। तो ये क्या हो गया, ये सेंट्रलाइज्ड हो गया। हम्म। यानी कि निखिल को डिस्काउंट देना है तो भी हेड ऑफिस मेरे पास आएगा, चीनू को डिस्काउंट देना है तो भी मेरे पास आएगा, पिंकी को डिस्काउंट देना है तो भी मेरे पास आना है। दैट मीन्स आपको सेंट्रलाइज्ड अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो अप्रूवल नहीं मिलेगा तो आप कस्टमर को डिस्काउंट नहीं दे सकते हो। नहीं दे सकते अब सर। इस सिचुएशन में क्या होता है, मान लेते हैं निखिल के पास एक कस्टमर आया और वो उसको अच्छा खासा 1.5 लाख रुपए का लगभग का सामान उसे पसंद आया एमआरपी के बेसिस पे। अब उसने बोला भाई हाउ मच डिस्काउंट यू कैन डू ऑफर टू मी, आफ्टर दैट आई कैन मेक डील एंड विल लेट यू नो कि क्या क्या चीजें चाहिए मेरे को, और वो सारी चीजें मैं डन करता हूं। अब आपने क्या करा, आपके पास जो कस्टमर है वो उसकी उसकी जो सेल वैल्यू है वो 1.5 लाख रुपए। मैं यहाँ हेड ऑफिस में बैठा हूं, मेरे पास एक बड़ा बिल्डर या कोई कॉन्ट्रैक्टर बैठा है, उसके पास उसका ऑर्डर है 15 लाख रुपए का और वो मेरे साथ मीटिंग में बैठा हुआ है। निखिल इसको डिस्काउंट देने के लिए मेरे को बार बार कॉल कर रहा है। डू यू थिंक अगर सामने वो 15 लाख वाला कस्टमर बैठा हुआ है मैं निखिल की कॉल अटेंड करूंगा? नहीं। उस टाइम पे नहीं अटेंड करूंगा। और कस्टमर को बैठे बैठे काफी टाइम हो गया, मेरा डिस्कशन लंबा चल रहा है, सैंपलिंग ऑर्डर वॉर्डर बहुत लंबा डिस्कशन चल रहा है। उस बीच में क्या निखिल के पास जो कस्टमर आया वो वेट करेगा? वो दूसरे की नो शॉप सर। पे चला जाएगा। हाँ। इससे क्या होगा, इससे होगा नेक्स्ट मीटिंग में जब हम बैठेंगे ना, तो निखिल खुद कह देगा सर बात ऐसी है, अपनी ब्रांच आप खुद संभाल लो, मेरे बस की तो नहीं है, मैंने टारगेट अचीव करके नहीं दे पाऊंगा। मैं पूछूंगा प्रॉब्लम क्या है? सर डिस्काउंटिंग अथॉरिटी आपने अपने पास रखी हुई है, कस्टमर हमसे डिस्काउंट मांगता है, हम कस्टमर को डिस्काउंट नहीं दे पाते, आप मीटिंग में बिजी होते हो, उस सिचुएशन में कॉल अटेंड नहीं हो पाती, हमारे टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे। हाँ। है ना भाई, 1.5 लाख रुपए का पॉइंट। कस्टमर चला गया, ऐसे 5 कस्टमर चले गए तो 7.5 लाख की सेल का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। आपका टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाया। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर हमें भी तो कुछ अथॉरिटी दे दो, राइट? तो मैं बोलूंगा ठीक है, एक काम करते हैं, 15 से 20% तक, मिनिमम 15%, मैक्सिमम 20% एमआरपी पर डिस्काउंट तुम लोग ऑफर कर सकते हो। अब मैंने क्या करा, अथॉरिटी को क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइज हमारे। कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ सर, डिसेंट्रलाइज। है ना, कर दिया डिसेंट्रलाइज। दैट मीन्स इसका फायदा क्या होगा, जैसे ही मैंने अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज करा, यू गाइस कैन मेक गुड डील्स। है ना, जरूरी थोड़ी ना कि तुम लोग 15% का डिस्काउंट ऑफर करो,
तुम नो सर। 10% के डिस्काउंट पे भी डील क्लोज कर सकते हो, 12% के डिस्काउंट पे भी डील क्लोज कर सकते हो सकता है 5% के डिस्काउंट पे डील क्लोज कर दो, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि लास्ट सर ने बोला है 20% के बाद डिस्काउंट नहीं देना है ना। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, आप डील आसानी से जल्दी जल्दी क्लोज कर पाएंगे, मल्टीपल डील्स क्लोज कर पाएंगे। मेरा क्या हाँ होगा, सर। मेरा हर ब्रांच का बिजनेस टर्नओवर बढ़ेगा, हम्म। टारगेट इन इंडिविजुअल मैनेजर्स के टाइमली अचीव होंगे, हम्म। है ना, और मेरे बिजनेस का टारगेट अचीव हो जाएगा आसानी से, यस सर। है ना। तो ये होता है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। और इसके बाद भी मैंने बोल दिया अगर 20% से ऊपर का डिस्काउंट देना है तो मेरे को एक बार अप्रूवल ले लेना। तो मैंने क्या करा, अथॉरिटी को सेंट्रलाइज भी रखा और डिसेंट्रलाइज भी कर डिसेंट्रलाइज दिया। भी रखा। ठीक है सर। 20% तक का डिस्काउंट क्या रखा मैंने, डिसेंट्रलाइज आप। कर दिया, हाँ सर। है ना, और ब्रांच उससे लेवल ऊपर पे, का आपने सेंट्रलाइज कर दिया। है ना। और 20% से ऊपर का डिसीजन सेंट्रलाइज कर सेंट्रलाइज दिया। कर दिया। ठीक आगे है। समझ में, सेंट्रलाइजेशन और यस। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। यस सर। यस। नाउ नेक्स्ट है हमारा स्केलर चेन। अब ये स्केलर चेन क्या होता है, देखना ध्यान से समझना। मान लो यहां पे ए है, ठीक है, ये पॉइंट पे बी है, ये पॉइंट पे सी है, यहां पे डी है, ठीक है, यहां पे ई है, यहां पे एफ है, और यहां पे जी है। अब स्केलर चेन क्या कहता है कि अगर डी को जी तक कुछ कम्युनिकेट करना है तो उसका सिस्टम क्या चलेगा, ये, एक मिनट, हाँ, डी सी को कम्युनिकेट करेगा, सी सी बी बी को को। कम्युनिकेट करेगा, बी बी ए ए को को। कम्युनिकेट करेगा, फिर ए ई को कम्युनिकेट करेगा, ई एफ को कम्युनिकेट करेगा, और एफ जी को कम्युनिकेट करेगा। ये होता है स्केलर चेन। क्या होता है, स्केलर स्केलर चेन। चेन। बट सडनली मान लो इस डी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, सी को कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि फैक्ट्री में आग लग गई है, और आग लगी है फायर के मतलब बिजली में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, और बिजली के सारे लाइट के जो इलेक्ट्रिसिटी के सारे स्विच कंट्रोल कौन करता है, जी कंट्रोल करता है। तो क्या डी इस रास्ते से जाएगा, डायरेक्ट चला जाएगा सर। वो डायरेक्ट चला जाएगा। और जब ये डायरेक्ट चला जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। आगे समझ में, यस। स्केलर चेन भी समझ में आ गया, गैंग प्लेन भी समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट होता है आपका ऑर्डर। अच्छा, तुम लोगों को अगर स्कूल में बुक्स चाहिए, स्कूल में बुक्स चाहिए कुछ अलग से पढ़ने के लिए, तो तुम कहां जाओगे, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में। चौक और डस्टर चाहिए हो तो कहां जाओगे, क्लासेस। क्लासेस या स्टाफ रूम में, क्योंकि स्टाफ जब रूम। टीचर्स वहां बैठे होते हैं वहीं पे चौक और डस्टर्स अवेलेबल होते हैं। हाँ सर। पॉइंट समझ रहे हो मेरा, कि अच्छा, अभी अगर तुम्हें मान लो क्रिकेट की किट या मान लो फुटबॉल उठा लेनी है स्कूल से, तो कहां जाओगे तुम, स्पोर्ट्स रूम में सर। स्पोर्ट्स रूम में। मैं ये सवाल पता है क्यों पूछ रहा हूं तुमसे, जब मैं चीजों का नाम बोल रहा हूं तो तुम डायरेक्ट क्लिक कर रहे हो कि स्पोर्ट्स रूम में मिलेगा, तुम डायरेक्ट क्लिक कर रहे हो कि लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, तुम डायरेक्ट क्लिक कर रहे हो कि स्टाफ रूम में जाना पड़ेगा। दैट मीन्स हर एक चीज के लिए एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर। हाँ। बट मैं पिंट कि हर एक चीज एक प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी ये बोलूं कि निखिल मेरे लिए एक गिलास पानी ला दे भाई, तो निखिल कहां से लेके आएगा पानी, आर ओ सर। आरओ, आरओ कहाँ होगा, किचन में, किचन में। है ना, तो आप किचन में ही जाओगे। दैट मीन्स अभी हमारे घर में भी अगर हम देखेंगे तो चीजें प्रॉपर ऑर्डर। तरीके से प्रॉपर हाँ सर ऑर्डर में ऑर्डर। हर जगह पे रखी होती हैं, यस। है ना। अब तुम्हारी जो पढ़ाई लिखाई की किताबें और बैग कहाँ होंगे, स्टडी रूम में होंगे, रूम में। हाँ सर। है ना। तो ये क्या, ये प्रॉपर ऑर्डर होता है, हर एक चीज का एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी जब एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपके मान लो, जैसे आप ये समझ लो, ये बाइक मैकेनिक के एग्जांपल ले लो, जो एजेंसी में हम जाके बाइक रिपेयर करा, बाइक सर्विस कराने जाते हैं, सर्विस सेंटर। यस सर। सर्विस कराने जाते हैं, तो वहां पे बाइक के लिए खड़ी अलग जगह पे होती है, सर्विस एडवाइजर अलग होता है कि नहीं हाँ होता है। सर। फिर वो यस। बाइक अंदर जाती है, मैकेनिक के पास जाती है, तो मैकेनिक के पास टूल किट होती हम्म। है ना। लेकिन उसको अगर हमारे बाइक का कोई भी पार्ट चेंज कराना है तो वो कहाँ जाता है, स्टोर के पास जाता है। स्टोर के पास। हाँ सर। दैट मीन्स हर एक चीज एक ऑर्डर में लगी हुई है। यस।
है ना। तो ये होता है हमारा ऑर्डर, यानी कि इसका ये फायदा होता है कि हमें चीजों को ढूंढने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। दूसरी चीज हमें ये होगा कि एक मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ एम्प्लॉइज काम कर पाएंगे। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट है आपका 11th पॉइंट है आपका इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब जो मैंने बताया, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे हो तो एम्प्लॉयज के साथ आप जेंडर के बेसिस पे, किसके, जेंडर, जेंडर के बेसिस पे, एम्प्लॉयज के कास्ट। साथ आप मतलब जो भी होती है फेवरेटिज्म, ये मेरा भाई है, ये कजन है, काबिलियत, मतलब आपको क्या करना है, आपको इक्विटी सर्व करनी है। इक्विटी सर्व करने का मतलब है जिसकी इक्वली जो ट्रीट करना है। काबिलियत है और उस काबिलियत के हिसाब से जो आपने पे स्लैब बनाया हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंगली आप एम्प्लॉयज को पेमेंट करेंगे। यस आप सर। ये नहीं देखेंगे कि यार ये एम्प्लॉयज की आई साइड वीक है तो मैं इसकी सैलरी काट लूं, समझ में आया? या आप ये नहीं देखेंगे कि ये लड़का है और ये लड़की है, या हम ये नहीं देखेंगे कि यार एक तो ये जो आंटी है इनकी एज तो 55 के आसपास है, इनको मैं कम सैलरी दूंगा, और एक लड़की है जिसकी एज 22 साल है, मैं उसको ज्यादा सैलरी दे दूंगा। इस तरीके के हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, हम यस। इक्विटी सर्व करेंगे। ये हो गया 11th प्रिंसिपल। नेक्स्ट है 12th प्रिंसिपल, वो होता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। अब ये स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब क्या हुआ? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब हो गया, एक चीज समझना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, निखिल जरा समझना, आपकी फैक्ट्री है, आपने फैक्ट्री अपॉइंट में मान लो आपने 3 मशीन ऑपरेटर अपॉइंट करें। हम्म। अब वो मशीन ऑपरेटर पहले दिन तो काम नहीं सीख जाएंगे, उनको सीखने में टाइम 1 लगेगा, महीना लगेगा सिखाने ढंग में से। टाइम लगेगा, हाँ सर। फिर वो दूसरे महीने में वो थोड़ा बहुत प्रोडक्टिविटी क्रिएट करेंगे। तीसरे महीने तक वो अच्छे लेवल पे आपके आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन तक वो प्रोडक्टिविटी क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। यस सर। दैट मीन्स 3 महीने तो आपके पैसे बर्बाद हो गए सिर्फ उस एम्प्लॉय को ट्रेन करने में, ट्रेन करने में, हाँ सर। राइट, और उस एम्प्लॉय को आपके ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कंसेप्ट को समझने में। हम्म। एंड क्योंकि आपकी कंपनी में कुछ नेगेटिव कॉजेस सामने आए एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे सैलरी में डिले होना, या सैलरी नहीं मिलना, या सैलरी कट के मिलना, तो एम्प्लॉय क्या हैप्पी रहेगा? नहीं रहेगा, नो वो सर। कुछ नहीं करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहेगा आपके चुपचाप, और दूसरी तरफ जॉब ढूंढता जाएगा। जैसे ही उसको सही जॉब मिलेगी वो क्या करेगा, स्विच मार देगा आपकी कंपनी। स्विच मार देगा, यस सर। अब आपके क्या हुआ, जब वो एम्प्लॉय आपके लिए प्रोडक्टिव बना था, जब एक्चुअल टाइम आया था जहां पे आप उससे प्रोडक्टिविटी क्रिएट करा सकते थे, वहीं पे वो छोड़ के चला गया, बिकॉज वर्किंग एनवायरनमेंट या कुछ भी रीजंस ऐसे थे जिसमें एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव था, वो जॉब छोड़ के चला गया। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया फिर से आपको नए एम्प्लॉयज अपॉइंट करने पड़ेंगे, फिर यस वही सर। नेगेटिव न्यूज उसके पास जाएगी, फिर वो भी छोड़ के भाग लेगा। तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव नहीं होता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट पे तभी चल पाती है जब उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज लंबे समय तक उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जुड़े रहे। रहें। ठीक है सर। समझ में आया? यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय, मान लो 1.5 साल से 2 साल से एक बंदा काम कर रहे हैं, ना ही आपने उसकी सैलरी बढ़ाई, ना ही आपने उसे प्रमोशन दिया, आप उम्मीद करते हो उससे रुकने की? नो सर। निकल लेगा वो तो दूसरी कंपनी में चला जाएगा जहां 10 5 6 हजार रुपए सैलरी ज्यादा मिलेगी, या प्रमोशन होकर उसको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, यस। है ना। तो हमें उसको स्टेबल रखना है, यानी कि उसको टाइम टू टाइम हमें उसे उसे प्रमोशन भी देनी पड़ेगी, उसे हमें सैलरी भी देनी बढ़ानी पड़ेगी। दैट मीन्स इन शॉर्ट एक चीज समझो, कोई भी इंसान जब काम कर रहा होता है तो वो 3 चीजों का भूखा होता है, माला माया मंच। माला मीन्स रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, हाँ। माया मीन्स पैसा, पैसा। एंड मंच मीन्स स्टेज, पावर, जो उसे पावर। मिले, प्लेटफॉर्म जो उसे चाहिए। अगर हम ये तीनों चीजें टाइम टू टाइम बढ़ा बढ़ा के देते रहेंगे, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ईमानदारी से काम करता रहेगा, और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। राइट। यस सर। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव। अब देखो, दो तरीके की, वैसे 3 तरीके की लीडरशिप होती है, बट फिलहाल मैं यहाँ पे 2 तरीके की लीडरशिप की बात करूंगा। एक होती है ऑटोक्रेटिव और एक होती है डेमोक्रेटिव। डेमोक्रेटिव क्या होती है? मान लेते हैं चीनू है, चीनू अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज के साथ बैठ के मीटिंग करता है, डिस्कशन करता है, उनमें से कुछ एम्प्लॉयज अपनी राय रखते हैं, एडवाइजेज रखते हैं, उनकी वो रिस्पेक्ट करते हुए अगर वो अच्छी बातें होती है तो चीनू उनको एडवाइस के तौर पे लेता भी है और उसको एग्जीक्यूट भी करता है।
Yes, जबकि sir. निखिल क्या करता है, निखिल बोलता है भाई मेरा डिसीजन तुम्हें फॉलो करना है। दैट मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को कोई इनिशिएटिव नहीं मिलेगा। और निखिल की, चीनू की कंपनी में क्या हो रहा है, एम्प्लॉइज को Initiative मिल रहा है इनिशिएटिव employees मिल को. रहा है। तो जब इनिशिएटिव मिल रहा है तो वो सेल्फ इनोवेटिव आइडियाज लगाएगा, कुछ Yes, sir. क्रिएटिव करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। तो आपको Yes. एम्प्लॉइज को इनिशिएटिव लेने देने होंगे, ठीक है। एंड 14th, इसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ डी कॉप। स्पिरिट ऑफ डी कॉप। अब ये स्पिरिट ऑफ डी कॉप क्या होता है, इसके लिए मैं एक ही लाइन बोलूंगा जिसमें ये कवर हो जाएगा। लाइन है, टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। टीम वर्क इज Is ड्रीम dream वर्क। work. जिस ऑर्गेनाइजेशन में टीम में काम करने वाला हर एक पर्सन अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट करते करते अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने बड़े बड़े टारगेट्स बड़े आसानी से अचीव कर पाएगी। ठीक है। एक लाइन है, बहुत अच्छा गाना है हमारे, हिंदी हिंदी सॉन्ग है, उसमें लाइन है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। दैट मीन्स अगर फ्लूट बजाने वाला या तबला बजाने वाला, गिटार बजाने वाला सब अपनी अपनी चलाए और गाने वाला अपने मन की गा रहा है, क्या होगा? नहीं बजा, सो नहीं होगा. फ्लॉप, अंडे टमाटर की बरसात। Yes, sir. ठीक है। बट दूसरी तरफ सब लोग कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे से अच्छे से जिसकी जब टर्न आ रही है तब वो परफॉर्म कर रहे हैं। शो क्या होगा, बहुत अच्छा लगेगा, नेक्स्ट टाइम और ज्यादा लोग आएंगे। Yes, sir. राइट। तो ये था हमारा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हमने हेनरी फ्योल के करे हैं। टेलर के मैं प्रिंसिपल करा चुका था, तो आज की क्लास में हम लोग यही रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिजनेस स्टडी का नया चैप्टर कवर करेंगे। Yes, sir. ठीक है। कोई डाउट है आज की क्लास में जो भी मैंने पूछा, समझ पढ़ाया, No, sir. क्लियर हो गया? ठीक है, Yes, चलो sir. Clear.